आप सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज हम गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे क्लास 11th के सब्जेक्ट जीव विज्ञान का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है पुष्पीय संरचना। ये पुष्पीय संरचना नामक टॉपिक पुष्पीय पादपों की आकार की से संबंधित है। जैसा कि हम देखते हैं कि एक विशेष ऋतु में पादपों पर आकर्षक और विशेष प्रकार की संरचना विकसित होती है जिसे हम पुष्प कहते हैं। हम इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे कि पुष्प है क्या, पादप की कौन सी संरचना है, किस रूप में प्रयुक्त होती है, क्यों उत्पन्न होती है और इसके विभिन्न प्रकार के भाग कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने पादप की आकार की के अंतर्गत पढ़ा हुआ है, जिसके अंतर्गत दो प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है। यह पादप शरीर को दो भागों में विभक्त करते हैं। एक होता है मूल तंत्र और दूसरा होता है परोतंत्र कहलाता है। मूल तंत्र और परोतंत्र। परोतंत्र में क्या क्या होता है? एक स्तंभ होता है या उसको तना कहते हैं, एक पर्ण पाई जाती है, शाखाएं होगी, उसके अंतर्गत पुष्प पाए जाते हैं और पुष्प के बाद में फिर फल का निर्माण होता है और फल के अंतर्गत बीज पाए जाते हैं। ये सभी भाग कौन कौन से? स्तंभ, पर्ण, पुष्प, बीज, फल और बीज, इसके अलावा शाखाएं किसका भाग है? ये है परोतंत्र का भाग। आकार की पढ़ रहे हैं तो क्या क्या पढ़ लिया हमने? मूल तंत्र पढ़ लिया, ये मूल तंत्र का भाग है। और परोतंत्र में क्या पढ़ लिया? स्तंभ पढ़ लिया, पर्ण की संरचना पढ़ ली, पुष्पक्रम पढ़ लिया। अब पढ़ रहे हैं पुष्प और उसके बाद भी डिस्कस करेंगे फल और बीज के बारे में। प्रत्येक शाखाएं और पर्ण कहाँ पे लगी होती है? स्तंभ पे लगी होती है। यहीं से ही शाखाओं के लिए कलिका विकसित होती है और यहीं से पर्ण के लिए कलिका विकसित होती है। जब हम पुष्पीय संरचना को देखते हैं तो ये भी एक विशेष संरचना पर लगा हुआ होता है जिसको हम पुष्पदंड कहते हैं। क्या कहते हैं? पुष्पदंड। इस पुष्पदंड पर, जैसे ये पुष्पदंड है, इस पर एक फ्लावर लगा होता है तो ये फ्लावर का अग्रभाग छोटा भाग और यहाँ से विशेष संरचना निकलती है जो पर्णनुमा होती है। तो परोतंत्र का भाग होने के कारण और इस पुष्प में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के भाग पर्ण का रूपांतरित भाग माना जाता है। इसलिए हमेशा पुष्प को रूपांतरित परोतंत्र के रूप में जानते हैं। क्योंकि शाखाएं स्तंभ के संबंध में बात करते हैं, एक पर्ण यहाँ पे है, दूसरी पर्ण इस जगह पे, तीसरी यहाँ पे है, तो इसके बीच वाला पर्व भाग होता है वो लंबा है, इसलिए दूर दूर स्थित है। इस पुष्प में क्या है? ये पर्व जैसी संरचना बिल्कुल हार्सित है, इसलिए एक भाग दूसरे भाग से सटा हुआ होता है और सटा हुआ होने के कारण एक विशेष रूपांतरित संरचना बनती है। उसी को हम क्या नाम देते हैं? पुष्प कहते हैं। दूसरी बात, पुष्प के जो विभिन्न भाग होते हैं, जो हरे रंग का होता है, लाल रंग का होता है या पुंकेसर कहलाते हैं, वो पहले पर्ण थी लेकिन अब रूपांतरित होकर विशेष संरचना का निर्माण किया, इसलिए उसको नाम देते हैं रूपांतरित संरचनाएं। इन दोनों ही कारणों के कारण फ्लावर को हमेशा रूपांतरित परोतंत्र का भाग मानते हैं। तो इस रूपांतरित परो में है क्या क्या? पुष्प का जो अक्ष होता है उसको हम पुष्पाक्ष कहते हैं, वो अक्ष के समान है, स्तंभ के समान है और इस पे पाए जाने वाली विभिन्न प्रकार के भाग इसके पुष्पीय भाग कहलाते हैं। ये पुष्पीय भाग हमेशा क्या होती है? एक विशिष्टीकृत पर्ण होती है, पर्ण का रूपांतर भाग है। अब इसकी परिभाषा क्या हो सकती है कि पुष्प एक रूपांतरित परो है जो विशेष रूप से लैंगिक प्रजनन में भाग लेता है। कौन सा जनन होगा? लैंगिक जनन के लिए ही ये संरचना पादपों में विकसित होती है और जनन क्रिया के द्वारा बीज का निर्माण संपन्न करते हैं। फ्लावर से संबंधित 3 कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि पुष्प हमेशा लैंगिक प्रजनन के लिए विकसित होता है,
ये एक रूपांतरित परतंत्र होता है। अक्ष के समान इसका पुष्पाक्ष पाया जाता है और इसके अंदर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के भाग पुष्पीय भाग या पुष्पीय संरचनाओं का निर्माण करते हैं। अब जो पुष्प विकसित हुआ है उस पुष्प की सामान्य संरचना कैसी होती है, उसमें कौन कौन से भाग होते हैं, तो विभिन्न प्रकार के भागों के बारे में डिस्कस करते हैं। मेरे हाथ में एक फ्लावर है, ये फ्लावर गुलाब का है। अब इसमें विभिन्न पुष्पीय भाग जो पर्ण का रूपांतरित, ये गुलाबी रंग की संरचना दिखाई देती है वो है, ये हरे रंग की संरचना दिखाई देती है वो रूपांतरित भाग है। इसके अलावा इसमें जो पीले रंग की संरचना दिखाई देती है वो रूपांतरित भाग है। तो ये क्या हो गया, एक पुष्पीय भाग हो गया। इसमें इस पुष्प में कौन कौन से भाग हैं, जिस संरचना से जो हरे रंग की डंठल नुमा है जिससे मैंने उसको पकड़ रखा है, इस संरचना को नाम देते हैं पुष्पवृंत। तो इस डायग्राम के अंदर जो ये संरचना है वो क्या है, पुष्पवृंत। इस वृंत के ऊपरी भाग खुला हुआ होगा, जैसे इस प्रकार की संरचना होगी, उसको नाम देते हैं पुष्पासन। क्या कहेंगे, इसको कहेंगे पुष्पासन, इंग्लिश में इसको थैलेमस कहते हैं। इस पुष्पासन के ऊपर हरे रंग की पर्णनुमा संरचना दिखाई देती है। कैसे दिखाई देगी, हरे रंग की, सामान्य तौर पे ये हरे रंग की होती है, पर्णनुमा संरचना है। इन पर्णनुमा संरचना को नाम देते हैं बाह्य दल। हो गया। इसके बाद में जो ये रंगीन आकर्षक है, बहुत सारे होते हैं, किसी में 5 होते हैं, किसी में 4 होते हैं, किसी में 4 से ज़्यादा होता है। इन रंगीन संरचनाओं को नाम देते हैं दल। अब क्या रहा, इसके अंतर्गत ये पीले रंग की संरचना दिखाई देती है बहुत सारी, जो जिसके ऊपरी भाग पर डंठल नुमा संरचना पाई जाएगी। इस प्रकार की संरचना को नाम देते हैं पुंकेसर। क्या कहेंगे, पुंकेसर। इसके बाद में इसके मध्य भाग में एकल संरचना सामान्य तौर पर पाई जाती है, तो इसमें स्पष्ट रूप से आपको दिखाई नहीं दे रही होगी। इस प्रकार की संरचना को नाम देते हैं स्त्री केसर। क्या कहेंगे इसको, स्त्री केसर। जब मैं इस पुष्प का अनुदैर्ध्य काटूं, ऐसा है लंबवत काट करके 2 भागों में विभक्त करूं, उस स्थिति में ये पुष्पीय संरचना आपको इस प्रकार की दिखाई देगी। अब क्या क्या स्थिति है इसमें, पुष्पवृंत, जिससे ये पुष्प किसी शाखा से अथवा पुष्प दंड पर लगा हुआ होता है, उसको नाम देते हैं पुष्पवृंत। पुष्पवृंत का अग्रभाग होता है वो थोड़ा सा फूला हुआ होता है, फैला हुआ होता है। इस फैली हुई संरचना पर पुष्प के विभिन्न भाग जैसे बाह्यदल, दल, पुंकेसर और स्त्री केसर पाए जाते हैं, इसीलिए इसको नाम देते हैं पुष्पासन। तो पुष्पासन पर क्या होंगे, विभिन्न प्रकार के पुष्पांग पाए जाएंगे। अब मोटे तौर पर यदि हम पुष्प के विभिन्न भागों के बारे में बात करें तो 2 भाग होते हैं, एक होता है बाह्यदल और दूसरे होते हैं दल। बाह्यदल और दल को दोनों को मिला करके नाम देते हैं सहायक अंग। क्या कहेंगे इसको, सहायक अंग कहते हैं। जबकि पुंकेसर और स्त्री केसर इन दोनों को मिलाते हैं तो इनको एक नाम से पुकारा जाता है, वो है आवश्यक अंग। इसका मतलब पुष्प में 2 प्रकार के अंग पाए जाते हैं, एक अंग को नाम देंगे हम सहायक अंग और दूसरे को नाम देंगे आवश्यक अंग। यदि हम इसको आरेखीय रूप से बनाने की कोशिश करें तो कैसे लिखेंगे, पुष्प के 2 भाग होती है पुष्पीय संरचना में, सहायक अंग और दूसरा होता है आवश्यक अंग। आवश्यक इसलिए क्योंकि वो जनन क्रिया के लिए आवश्यक है। जैसा कि अपने परिभाषा में पढ़ा था, पुष्प एक लैंगिक प्रजनन में भाग लेने वाली संरचना है, तो लैंगिक जनन के लिए जरूरी है, इसलिए इसको नाम देते हैं आवश्यक अंग। लैंगिक जनन में सहायता करता है, इसलिए इसको नाम देते हैं सहायक अंग। ठीक है। अब इनका कार्य क्या होता है,
बाह्यदल की जब बात करते हैं सामान्यतः इनका रंग होता है वो हरा होता है। जब पुष्प कलिका अवस्था में है, कैसी अवस्था में है? कलिका अवस्था में, उस समय उनको ढके हुए हो आंतरिक भागों को ढकना, आंतरिक भाग कौन से हुए? दल, पुंकेसर और स्त्रीकेसर, इनको ढकने का कार्य करता है वो कौन करता है? बाह्यदल। इसका मतलब जब कलिका अवस्था होती है उस दौरान बाह्यदल पुष्पीय संरचना की सुरक्षा करता है। तो सहायक अंगों का कार्य क्या होगा? सुरक्षा करना। दूसरा, जब पुष्प थोड़ा सा विकसित होता है तो पुष्प विकसित हो गया, विकसित होने के बाद में चूंकि बाह्यदल की लंबाई इतनी नहीं है, बाह्यदल छोटे हैं, तो ऐसी स्थिति में इसके पुष्प के आंतरिक भागों की सुरक्षा कौन करेगा? तो कौन करेगा? दल करेगा। दल और बाह्यदल की दोनों के एकल लक्षण क्या हुआ? पुष्प की कलिका अवस्था के अंतर्गत सुरक्षा प्रदान करना। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ सुरक्षात्मक अंग, पहला भाग, इसलिए इसको सहायक कहते हैं। यदि वो सुरक्षा नहीं करे तो इसके आंतरिक भागों की संरचना बाह्य वातावरणीय कारकों के कारण विघटित हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। इस कारण पुष्प पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता, सुरक्षात्मक अंग के रूप में काम करने का कार्य करता है। दूसरा, जैसा कि बाह्यदल होते हैं वो सामान्यतः हरे रंग के होते हैं, लेकिन दल होते हैं वो हमेशा रंगीन होते हैं, आकर्षक होते हैं। इन रंगीन आकर्षक संरचनाओं के कारण विभिन्न प्रकार के कीट या जीव जंतु पुष्प की ओर आकर्षित होते हैं, जिसके द्वारा परागण की क्रिया संपन्न होती है। परागण में सहायक होते हैं। जब परागण होगा तो क्या होगा? एक पुंकेसर के परागकोश से परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंचेगा। इसको नाम क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। तो परागण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? सामान्यतः जीवों की आवश्यकता होती है, कीटों की आवश्यकता होती है। कीट पुष्प की ओर क्यों आएंगे? क्योंकि वो आकर्षक होगा, वो रंगीन होगा, जिसके कारण रंग के कारण वो कीट उसकी ओर आकर्षित होता है। तो दल और बाह्यदल दोनों मिलकर क्या करता है? परागण क्रिया को संपन्न करवाने के लिए सहायक होते हैं। तो परागण हेतु, ये तो हो गया दल और बाह्यदल का कार्य। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं सहायक अंगों में बाह्यदल और सेकेंड नंबर क्या होगा? दल। अब बात करते हैं अपन आवश्यक अंगों की। क्यों आवश्यक है? क्योंकि ये जनन क्रिया में भाग लेने वाले युग्मकों का निर्माण करते हैं, इसलिए इसको क्या नाम देंगे हम? आवश्यक अंग कहते हैं। आवश्यक अंग में पहला भाग कौन सा होता है? पुंकेसर। ये एक संरचना है, पुंकेसर है। इस पुंकेसर का जो ऊपरी भाग होता है उसको परागकोश कहते हैं। क्या कहेंगे? परागकोश। उस परागकोश के नीचे जो लंबा तंतु है उसको नाम देते हैं पूतंतु। क्या कहेंगे? पूतंतु। जब परागकोश और पूतंतु आपस में जुड़े हुए होते हैं इस स्थली को नाम देते हैं योजी। और योजी, परागकोश और पूतंतु जब तीनों को हम सम्मिलित करें तब उस संरचना को नाम देते हैं पुंकेसर। परागकोश के अंतर्गत पराग कणों का निर्माण होता है और परागकण से नर युग्मक बनते हैं। युग्मक जब जुड़ते हैं तो ये लैंगिक जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। क्योंकि युग्मकों का निर्माण करता है इसलिए इसको क्या नाम देंगे? आवश्यक अंग कहते हैं। दूसरा, ये जो आंतरिक भाग, जब मैं सभी भागों को हटा देता हूँ, क्या करें इसको? सभी भागों को हटा दूँ। जैसे सबसे पहले मैंने दलपुंज को हटाया, इस प्रकार से दलपुंज को हटा दिया, तो ये जो तंतुवत संरचना दिखाई देती है बहुत सारी है, इसको नाम देते हैं पुंकेसर। इस पुंकेसर का एक उबार गुंडीनुमा संरचना होगी, पतला तंतु होगा, वो पतला पूतंतु। जब मैं इन संरचनाओं को भी हटा देता हूँ, हटा दिया, अब जो पीछे संरचना रही है इस संरचना को क्या नाम देंगे? इसको नाम देते हैं स्त्रीकेसर। ये वाला संरचना, इसमें बहुत सारे हैं, किसी में एक हो सकता है, दो हो सकता है, तो इसको स्त्रीकेसर कहते हैं। स्त्रीकेसर में कौन सा भाग हुआ? आधारी जो फूला हुआ भाग होता है उसको नाम देते हैं अंडाशय। अंडाशय, अंडाशय से एक लंबी तंतु को संरचना निकलती है, नली की संरचना निकलती है, इसको कहते हैं
वर्तिका, और वर्तिका का ऊपरी भाग, ये जो भाग खुला हुआ है उसको नाम देते हैं वर्तिकाग्र। तो कितने भाग हो गए स्त्री केसर के? वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। इस संरचना को क्या कहेंगे? हम कहते हैं इसको स्त्री केसर या अंडम। इस अंडाशय में पुष्प का मादा युग्मक विकसित होता है। अगेन युग्मक का निर्माण करने के कारण इसको आवश्यक अंगों के रूप में माना जाता है। क्योंकि पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों ही संरचना युग्मकों का निर्माण करेगी, इसके लिए इसको क्या नाम देंगे? आवश्यक अंग के रूप में उसको जानेंगे। पुष्प में पाए जाने वाला सबसे बाह्य चक्र वो होता है बाह्यदल। एक भाग को नाम देते हैं बाह्यदल, और बाह्यदल 4 से 5 है यानी 1 से अधिक है, तब उस संरचना को नाम देंगे बाह्यदल पुंज। पुंज का मतलब एक समूह। ठीक इसी प्रकार से दल का समूह है तो उसको नाम देते हैं दल पुंज। एकल संरचना को क्या नाम देंगे? दल। पुंकेसर है, एकल संरचना को नाम देंगे पुंकेसर, और बहुत सारे पुंकेसर, पुंकेसर के पूरे समूह को नाम देंगे पुमंग। क्या कहेंगे? पुमंग कहेंगे। इसी प्रकार का मादा जनन संरचना, एकल संरचना, उसको स्त्री केसर या अंडप कहेंगे। लेकिन जब स्त्री केसर का एक समूह होगा, एक से अधिक स्त्री केसर मिलकर बनी हुई होगी, अलग अलग होगी, तब हम उस साइक्लिक सिस्टम को नाम देते हैं जायांग। तो स्त्री केसर या अंडपों के समूह को क्या नाम देते हैं? जायांग नाम देते हैं। अब कौन सा भाग कौन से नंबर पे है इसके बारे में बात करें तो बाह्यदल पुष्प का सबसे बाह्य भाग है, तो ये कहलाता है पुष्पीय चक्र नंबर 1। उसके बाद में दलपुंज आते हैं, तो दलपुंज कितने नंबर का हो गया? 2 नंबर का। उसके बाद में पुंकेसर आता है, तो पुंकेसर कितने नंबर का हो गया? 3 नंबर का। उसके बाद में कितने नंबर का हो गया? 4 नंबर का। इसका मतलब पूरा का पूरा पुष्प 4 चक्रों से मिलके बना होता है। बाह्यदल, दल, स्त्री केसर और पुंकेसर। तो सभी पुष्पों में या पादपों में पाए जाने वाले पुष्प की सामान्यतः संरचना इस प्रकार की होती है। दल का रंग और पुष्प का आकार पादप जाति विशेष के अनुसार अलग अलग प्रकार का होता है। किन्हीं पादपों में पुष्प बड़े आकार के पाए जाते हैं, किसी में छोटे होते हैं। किसी पादपों की पुष्प में सुगंध पाई जाती है और किन्हीं में नहीं पाई जाती। ये पादपों की जाति विशेष के अनुसार होती है। इसलिए हम इस डायग्राम को किसी पर्टिकुलर पादप के पुष्प का डायग्राम नहीं मानते, बल्कि क्या कहते हैं? एक प्रारूपिकी पुष्प की संरचना। तो हम इसके नीचे हेडिंग के रूप में लिख सकते हैं प्रारूपिकी पुष्प की संरचना। इसका मतलब अधिकांश पादपों के अंदर पाए जाने वाले पुष्पों में ये भाग पाए जाते हैं। तो आज हमने इस पुष्प की संरचना के पहले भाग में क्या डिस्कस किया है कि पुष्प की संरचना कैसी होती है, कौन कौन से भाग होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि पुष्प व्रंत यदि उपस्थित है तो क्या है, क्या नहीं है, पुष्पासन कितने प्रकार के होते हैं, दल की स्थिति क्या है, संख्या कितनी है, रंग कितनी, यानी हम क्या पढ़ेंगे? एक एक पुष्प के भाग या पुष्पीय भाग के बारे में डिस्कस करेंगे। नमस्कार, थैंक यू।